इसीलिए मैंने सवाल इस हवाले से किया था कि क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा? अगर बांग्लादेश भी अब कोविड से रिकवर करके मार्केट्स खुल रही है, तो क्या वो ट्रेंड उनके हक में रहेगा या हमारे हक में रहेगा? लेकिन इससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इस साल का जो टारगेट है अभी जो तय किया गया है वो $32.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स का है। ये गुड्स की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। ये कैसे होगा? $7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स एक साल में बढ़ाना, अच्छा ये तो देखिए, नामुमकिन सी बात दो लगती है। मुख्तलिफ टारगेट हैं। एक दो मुख्तलिफ जी दो मुख्तलिफ टारगेट हैं। एक तो जिसको मैं कहूँगा स्ट्रेच टारगेट है कि हमने पूरी मेहनत करनी है और जो पूरा इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिया गया है वो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है कि हम टोटल एक्सपोर्ट्स कितनी अचीव कर पाएंगे अगले साल, या करने की कोशिश करनी है। वो नंबर जो है वो गुड्स और सर्विसेज का मिला के $38.7 अरब है। इस साल $31 बिलियन थी। $6.7 अरब के इजाफे की कोशिश की जा रही है, जो कि 20% से भी ज़्यादा इजाफा है। तो बहुत बड़ा एक मुश्किल टारगेट सेट किया है हुकूमत ने, अपने लिए एक चैलेंज लिया है कि हमने कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप एक मीडियन फोरकास्ट पूछेंगे कम से कम इस वक्त हमें ग्रोथ कितनी अचीव करनी चाहिए, तो वो $35 बिलियन। तो ये मैं कंबाइंड की बात कर रहा हूँ, मर्चेंडाइज की और सर्विसेज की मिला के। और अगर हम 35 भी कर लेते हैं तो वो 35 जो है वो भी तकरीबन 12% इजाफा होगा इस साल के अंदर। वो भी एक वाज़ेह रिकॉर्ड होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है इस हुकूमत के लिए। आप लोगों ने कहा था सर्कुलर डेट में कमी लेकर आएंगे, लेकिन सर्कुलर डेट इन 3 सालों में डबल से ज्यादा हो गया। जब आप आए थे 1150 अरब रुपए था, अब 2300 अरब रुपए हो चुका है। और जो फर्दर कैपेसिटी पेमेंट्स हैं उससे लगता है कि ये ट्रेंड में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो काम आप लोग कर सकते थे, मिसाल के तौर पर जो लाइन लॉसेज में कमी है या जो चोरी होती है उसमें कमी लाकर आप जो मामला हैंडल कर सकते थे, जो डिस्कोस को आप रीस्ट्रक्चर करके या प्राइवेटाइज करके जो मामला हल कर सकते थे, वो करने में भी आप नाकाम रहे। अच्छा, पहली बात तो ये बहुत शुक्रिया आपने कि ये सवाल पूछा। इसके ऊपर इतनी गलत फहमी और इतने गलत जाविये से देखा जाता है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मसलन जीडीपी, मईशत का हुजम जो है, अगर मेरा मईशत का हुजम जो है वो पहले साल में 1.9% इजाफा था ना, तो वो इजाफा था, यानी वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट पाकिस्तान की जीडीपी थी। लेकिन आप सब कहते थे और दुरुस्त कहते थे कि मईशत की रफ्तार में कमी आ गई है, क्योंकि ग्रोथ जिस रेट से हो रही थी वो रेट कम था। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल डेट होता है या इंटरनल डेट भी जो होता है, उनको आप जो मेजर करते हैं वो स्टॉक से नहीं मेजर करते, यानी एब्सोल्यूट लेवल से नहीं उसको मेजर किया जाता। साल के अंदर तब्दीली कितनी आ रही है उसको देख के देखा जाता है कि ये बेहतरी है या नहीं। तो अगर जीडीपी ग्रोथ मेरी एक साल 3% थी और अगले साल 2% हुई, तो हालांकि मईशत ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन सब ये कहेंगे कि मईशत की तरक्की की रफ्तार कम हो गई है। अब आ जाए सर्कुलर डेट के ऊपर। सर्कुलर डेट के अंदर आखिरी साल जो मुस्लिम लीग नून का था, एक साल के अंदर 450 अरब रुपए का सर्कुलर डेट में गर्दिशी कर्जे के अंदर इजाफा हुआ था। और जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि वो तो 450 अरब रुपए सालाना पर छोड़ के गए थे एक साल के अंदर। साथ ही जिस तरीके से फिक्स पेमेंट्स, यानी बिजली इस्तेमाल करो या ना करो, जो पेमेंट करनी थी उसमें इस 3 साल के अंदर कोई 600 अरब रुपए का सालाना का मजीद इजाफा हो गया। तो खतरा यह था कि ये सर्कुलर डेट 450 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा एक साल में बढ़ा है, इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या, पिछले साल में 130 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जों में इजाफा हुआ, जो ये साल हमारा खत्म हुआ है जून 30 को। यानी जो 450 अरब रुपए का नुकसान हो रहा था एक साल में, वो 130 अरब रुपए पे ले आ गया। 320 अरब रुपए की कमी की गई। जैसा कि मंशूर में वादा किया गया था वो हमने करके दिखाया है। और ये कैसे हुआ है, इसमें एक नहीं, जो आपने लाइन लॉसेस की बात की, ट्रांसमिशन लॉसेस के अंदर बेहतरी आई है। ये बेस्ट नंबर्स हैं पिछले कई साल के। रिकवरी जो है, जो पैसे जो पेमेंट्स के ऊपर जो बिजली भेज देते हैं और फिर रिकवर नहीं कर सकते, उसके अंदर तो खातर खा आपको इजाफा नजर आया है। इसी तरीके से आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएशन करके रेट ऑफ रिटर्न कम किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो है, जो इनएफिशिएंट प्लांट्स थे उनको बंद किया गया है। एक पूरी सीरीज है स्टेप्स की। जो एलएनजी का मस्ट रन था उसको खत्म किया गया है। इन 3 साल का अगर आप एवरेज लेते हैं सर्कुलर डेट का, तो वो तकरीबन 1150-1200 अरब रुपए बनता है, जिसका मतलब साल में 400 अरब रुपए है। और उमर अयूब साहब जो कि वफाकी वजीर थे एनर्जी के, उन्होंने कहा था 2020 तक हम इसको सिफर कर देंगे सर्कुलर डेट को। लेकिन शायद वो सिर्फ दावे थे और वादे थे, ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, जो लिखा हुआ था मंशूर में वो आपने पढ़ के सुना दिया। वो मंशूर जो है, जाहिर है तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पास करदा मंजूर शुदा मंशूर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको ओन करते हैं, उन्होंने ही उसको रिलीज किया था।
एक इनफरादी वजीर की क्या स्टेटमेंट्स आती हैं, मेरे ख्याल में वो सानवी अहमियत रखती हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम इस गर्दिशी कर्जे की जो रफ्तार है इसको कम कर देंगे, वो हमने करके दिखा दिया। ये एवरेज जो है, आप ये भी मानेंगे, जाहिर है आप मईशत को समझते हैं, ये इतने बड़े बड़े जो चीजें होती हैं। वो क्या कहा था अपने मिफ्ता की जो स्पीच थी, अगर आपको याद हो, फेमस स्पीच फ्लोर ऑफ द हाउस पे, जब मैंने कहा कि ये करंट अकाउंट का खसारा जो है, कितना बड़ा नुकसान, तबाही आ रही है मईशत में, उन्होंने कहा असद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन टाइटैनिक है, टाइटैनिक को मोड़ने में टाइम लगता है। तो इस टाइटैनिक को भी जो है ना मोड़ने में टाइम लगता है। शुरू में तो इजाफा हुआ, अगर आपको याद हो, वो 450 अरब रुपए से बढ़ के एक साल के अंदर 560 अरब रुपए तक चला गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 रोज पहले ही कराची में ये कहा है कि मजीद 5 से 7 साल लग सकते हैं हमें इस एनर्जी सेक्टर को ट्रैक पर लाने के लिए। असद साहब, लेकिन क्योंकि आप एनर्जी की जो कैबिनेट कमेटी है उसको भी आप हेड करते हैं, एलएनजी के हवाले से कहा था कि टर्मिनल्स बनाएंगे, पाइपलाइन का मामला था, ये 3 साल बाद जाके अब मुआहदे हुए हैं और बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आप लोगों का टारगेट है कि 2023 में ये मुकम्मल हो जाएंगे, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डिले हुआ है। सही सही। अच्छा, पहली बात तो जो आपने पहले कमेंट किया ना कि 7 साल लगेंगे, जैसे आपने कहा मैं कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी का चेयरमैन हूं, तो मैं आपको जरा हकाइक आपके सामने रख दूं। मैंने गर्दिशी कर्जों की बड़ी तफसील से बात कर दी। 450 अरब रुपए जो साल में नुकसान हो रहा था वो कम करके 130 अरब रुपए पे ले आए, 320 अरब रुपए सालाना बचे। ये कोई छोटी चीज नहीं है। उसके अलावा बिजली जितनी प्रोड्यूस हुई वो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। वो ज्यादातर मंसूबे जो है वो पुराने चल रहे थे, तो ये क्रेडिट तो उन पिछली हुकूमत का बनता है कि वो बिजली कारखाने ज्यादा थे जिससे बिजली पैदा की जाए, लेकिन वो ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बना के गए थे। वो ट्रांसमिशन सिस्टम जो पिछले 3 साल में इंक्रीज किया गया है, उस ट्रांसमिशन सिस्टम की वजह से आज हम रिकॉर्ड बिजली पैदा करके तरसील कर पा रहे हैं। सो बिजली ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, नुकसान कम हो रहा है, ट्रांसमिशन लॉसेस कम हुए हैं, रिकवरीज बेहतर हुई हैं, पॉलिसी रिफॉर्म हुआ है, जो फिक्स पेमेंट्स करनी है उनमें कमी की गई है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है अगले 3 साल में। अगले 7 साल में इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगी। जहां तक आपने बात की एलएनजी की, जैसे आपने बताया, देखें इसमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होती हैं। एक से ज़्यादा मुल्क इसमें इंटरेस्टेड थे गैस पाइपलाइन के मंसूबे के अंदर। खैर आखिरकार वो फैसला हो गया। उस फैसले के मुताबिक रूस की कंपनी जो है उसके साथ मुआहदा होने जा रहा है, एमओयू उसके कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह ताला अगले साल जो है इसके ऊपर काम भी शुरू हो जाएगा, पाइपलाइन के ऊपर, गैस पाइपलाइन के ऊपर। और जो टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स की लिंक्ड है इन अ वे इसी पाइपलाइन के साथ, क्योंकि वो कैपेसिटी जब आएगी तो उन्होंने तरसील तो मोस्टली नॉर्थ में करनी है ना, ज्यादातर जो डिमांड का शॉर्टेज है वो तो नॉर्थ के अंदर है, इसलिए वही उसी के साथ लिंक इंशाल्लाह ताला टर्मिनल्स भी आगे तो इसमें ताखीर हुई। अब आगे बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हवाले से। कई तकारीर आपकी भी मौजूद है जब आप ऑपोजिशन में थे कि हम आएंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे। जब आप आए, सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई गई कि इनको रीस्ट्रक्चर करेंगे, फिर देखना है कि कौन सी कंपनी को मुनाफा बख्श बना सकते हैं, किसको प्राइवेटाइज करना है। काय की है कि 2018 में जब आप लोग आए थे तो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक जो डेट था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, वो तकरीबन 1400 अरब रुपए का था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, और अब वो बढ़ के 2400 अरब रुपए हो चुका है। यानी कि मुनाफा बख्श बनाने तो बहुत दूर की बात, 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट में इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। तो और खुद शौकत तरीन साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कई मरतबा कि सरमाया पाकिस्तान मॉडल बड़ा अच्छा था लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी और हम उसको कामयाब करने में नाकाम रहे। अच्छा, इसके अंदर सरमाया पाकिस्तान का, जैसे मैं बता दूं, हम आते ही सरमाया पाकिस्तान की लेजिस्लेशन भी हुई, कैबिनेट अप्रूवल भी हुई, उसके बाद वो कंपनी भी बना दी गई, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया, पाकिस्तान के बेहतरीन नाम उसके बोर्ड के अंदर शामिल किए गए। और उसके बाद जो है हमने जो सीईओ की अगली मीटिंग होनी थी जिसके अंदर सीईओ का इश्तहार अप्रूव होना था और हमने रिक्रूटमेंट की तरफ जाना था। पूरा स्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया था। एक कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बना दी गई थी। लेकिन उसके बाद हफीज शेख, और आपको पता है मैं ऑन एयर बार बार कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि उन्होंने अच्छी मैनेजमेंट की, इकोनॉमी की, लेकिन इस सरमाया पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में वो बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते थे। उसके बाद वो काम जो है वो रुक गया और वो काम आगे ना चल सका। जहाँ तक आपने ये नंबर्स की बात कर रहे हैं, अब दोबारा उसकी मैं रिवाइवल की बात सुना है कि शायद दोबारा उसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की इसकी रिफॉर्म्स की,
आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर देख लें, उसके बाद से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस हुई है। आप यूटिलिटी स्टोर्स को देख लें, जो 10 बिलियन नहीं करता था साल की टर्नओवर, वो 50 बिलियन टर्नओवर पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान पोस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट आई है, और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे इंप्रूवमेंट जरूर आई है, सरमाया नहीं बना लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आई है। लेकिन कोई भी ऐसा आपने एक्सटर्नल डेट के बोले ना, मैं आपको जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट, थोड़ी सी बात रह गई है जी, मैं थोड़ी सी बात रह गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो नंबर आपने बताया ना, एक्सटर्नल डेट जो पब्लिक, इसका बहुत बड़ा हिस्सा वही सर्कुलर डेट से रिलेटेड है। तो आपको नजर आएगा कि पीएसओ के डेट्स बढ़ गए, ओजीडीसी के, ये सब की जो अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे लिंक्ड है सर्कुलर डेट से। तो जैसे जैसे सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन होगी तो आपको ये बैलेंस शीट के ऊपर जो डेट इंक्रीज नजर आ रही है वो भी कम होता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन जो सफेद हाथी थे, जिनको रिस्ट्रक्चर करने की आप लोग बात करते रहे, ऑपोजिशन को आप कहते रहे कि देखें कितना नुकसान हो गया, ना रेलवे, ना पीआईए, ना स्टील मिल, इनमें से किसी को आप रिवाइव नहीं कर सके, ना ही किसी कंपनी को प्राइवेटाइज कर सके। 3 साल हो गए हैं, ना कोई कंपनी रिस्ट्रक्चर हुई, ना कोई प्राइवेटाइज हुई, तो क्या मिसाल छोड़ के जा रहे हैं दूसरी पार्टीज के लिए? नहीं, पहली बात तो मैंने तो आपको ठोस कंपनीज का नाम देके मिसालें दी थी, तो पहले तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ। दूसरी बात, जिनका आपने नाम लिया, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शन जो है अगले महीने जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है और बिडिंग प्रोसेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। तो वो चीज जो 10 साल से रुकी हुई थी, जिसमें कोई पेशरफ नहीं हुई थी, हाँ आपके ख्याल में 3 साल नहीं होने चाहिए, लेकिन ये 3 साल में जो हम कर रहे हैं वो 10 साल नहीं कर सके थे। दूसरा आपने नाम लिया था पीआईए का, पीआईए ने ऑपरेटिंग ब्रेक इवन किया, पीआईए उसके बाद आ गया कोविड। सो पीआईए की तो परफॉर्मेंस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई थी, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड ने आपको पता दुनिया की तमाम एयरलाइंस को लटा दिया, वो एक बड़ी बदकिस्मती की बात थी। तो वहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई गई थी। रेलवेज के अंदर सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट ऑपरेटिंग नहीं हुई है। आजम स्वाति इस वक्त बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने प्लान भी उसके लिए बनाया है, और इंशाल्लाह जब उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी तो आपको वहां पर भी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। अभी तक वहां पर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने में नहीं मिली है। सोशल सेक्टर में तहरीक इंसाफ का काफ़ी फोकस रहा है एहसास प्रोग्राम में, और इससे आप लोगों ने कहा था कि कामयाब जवान प्रोग्राम भी बनाएंगे ताकि यूथ जो पाकिस्तान की उसको सस्ते कर्जे दिए जाए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम आप लोगों ने अभी लॉन्च किया है, जो कि 1600 बिलियन रुपए आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में देंगे। अब ये ज़रा बता दीजिए कैसे हो सकता है ये टारगेट अचीव, क्योंकि कामयाब जवान प्रोग्राम आपने कहा था 100 अरब का होगा, लेकिन 2 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि 16.5 अरब रुपए दिए गए हैं। तो कहां से वो 100 अरब मुकम्मल होंगे, कहां से ये 1600 अरब रुपए आप अगले 3 साल में देंगे? अच्छा, कामयाब जवान जो है वो सिर्फ कर्जों का नहीं था, मैं कर्जों पर वापस आऊंगा। कामयाब जवान के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों को हुनर देने का भी था, और इसी कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो उसी साल 2018 में आते ही हुकूमत चंद माह के अंदर लॉन्च कर दिए गए थे, उसमें मुख्तलिफ स्कीमों के तहत कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल बुनियादी जो स्किल्स हैं, हुनर हैं, वो सिखाए जा रहे हैं, और कुल बिल्कुल हाई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सब ये हैं। ये लाख से ज़्यादा पाकिस्तान के नौजवानों को हुनर सिखाया जा रहा है कामयाब जवान के मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत। जो एंटरप्रेन्योरशिप, अभी उसका जो बड़े एक्साइटिंग कामयाब जवान के अंदर जो 2 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं वो स्पोर्ट्स के लिए हैं। एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एकेडमीज बनाई जा रही हैं, और दूसरी एक टैलेंट हंट स्कीम है जो इस बजट के अंदर शामिल की गई है। अब कर्जों के ऊपर आ जाएं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस रेट के ऊपर हम चाहते थे कि ये कर्जे डिस्ट्रीब्यूट हों, वो उस रफ्तार से नहीं हो रहे थे, और इसीलिए तब्दीली की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग बैकग्राउंड से आए हैं, कंज्यूमर फाइनेंस का खास फोटे है उनका, और उसको एक्सेलरेट करने के लिए अब उन्होंने स्कीम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अट्रैक्टिव की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सब्सिडी भी ज़्यादा शामिल की गई है, और उसके अंदर जो रिस्क कवर है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब बहुत हद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो रिस्क कवर देगी, और यही बुनियाद बनेगी। उम्मीद है कि वो जो कर्जे पहले ज़रा स्लो पेस के ऊपर चल रहे थे, अब उनमें तेज़ी आएगी और एक्सेलरेट किया जाएगा। सही, एक आखिरी इशू पे बात करते हैं। ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि जो ये मैं गारंटी कर सकता हूं आपको कि 100 अरब रुपए जो बोले गए थे 5 साल के अंदर हम देंगे, वो 100 अरब से हम कहीं आगे निकल जाएंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी बड़े दावे किए गए हैं आपके इस मैनिफेस्टो में। वीट इस साल बेहतर प्रोडक्शन हुई है 27 मिलियन टन की, लेकिन इसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। शुगर क्राइसिस आपके सामने है, 2 रिपोर्ट्स पे खुद हुकूमत बना चुकी है, लेकिन जो शुगर की प्राइस है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया महंगी हैं, और कॉटन सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। सिर्फ 7 मिलियन बेल्स हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके हैं पिछले साल।
यानी कि कोई खातिर खा चेंज नहीं। प्रोग्राम्स की बात की जाती है कि किसानों को फसल बढ़ाने के लिए कार्ड दिए जाएंगे, स्कीम्स दी जाएंगी, लेकिन कोई खातिर खा 3 साल में इजाफा नहीं नजर आया आउटपुट में। अच्छा, फिर आप ये एक अच्छे शहरी होते हुए इसका मतलब आप किसानों की सूरत हाल पे ज़्यादा गहरी नज़र नहीं रखते हैं, वरना आप ये ना कहते। इस वक्त अगर आप मईशत के सेक्टर्स देखें ना, जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रामाई बेहतरी नज़र आई है वो आई एग्रीकल्चर के अंदर। अभी मैं आपको ठोस नंबर देता हूँ इसके। पहले मैं प्रोडक्शन के नंबर दे दूँ। पाकिस्तान में 5 बड़ी फसलें होती हैं। पिछला साल जो हमारा गुजरा था उसमें बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कॉटन की डिजास्टर्स क्रॉप थी, सिर्फ खराब नहीं, डिजास्टर्स क्रॉप थी। सिंध के अंदर खास तौर पे एंड में वो कीड़ा लग गया था जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। बाकी 4 क्रॉप्स में क्या हुआ, हमारी गंदम, चावल और मकई पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा पैदावार हुई इन तीनों फसलों के अंदर। फिर आपकी गन्ने की जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की दूसरी सबसे ज्यादा पैदावार थी। तो 5 में से 3 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन, 1 में सेकंड हाईएस्ट प्रोडक्शन, जो 5 मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की। अब आप देखें कि वैल्यू एडेड जो एंड में पैसा बन रहा है इस सेक्टर के अंदर, उसमें क्या हुआ। जो क्रॉप का वैल्यू एडेड है, जो जीडीपी के अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, जो आप समझ लें उस सेक्टर की इनपुट और आउटपुट का जो फर्क होता है, वो मुस्लिम लीग नून के 5 साल के अंदर तकरीबन उसमें 400 अरब, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, मैंने बजट की स्पीच में एग्जैक्ट नंबर दिया था, वो तकरीबन 400 अरब रुपए की बेहतरी आई 5 साल मिलाकर। तहरीक इंसाफ के 3 साल के अंदर तकरीबन 1700 अरब रुपए की बेहतरी आई, यानी 4 गुना से ज्यादा। और उसकी बुनियादी वजह क्या बनी कि मुस्लिम लीग के 5 साल के अंदर गंदम की कीमत में सिर्फ 100 रुपए मन इजाफा किया गया था, तहरीक इंसाफ के 3 साल में 400 रुपए मन का इजाफा किया गया। इसी तरीके से गन्ने की फसल जो है, जो मार्केट प्राइस तो उन्होंने भी, हुकूमत की लिखी हुई प्राइस 180 रुपए थी उस वक्त, और हमारी पिछले साल 190 रुपए थी, सिर्फ 10 रुपए का फर्क था। लेकिन मार्केट के अंदर क्या हुआ, जो 2018 आखिरी साल था हमारी हुकूमत आने से पहले, 135 से 140 रुपए गन्ने का मिला किसान को। पिछले साल 250 रुपए मिला गन्ने का किसान को, क्योंकि हुकूमत ने कानून इन्फोर्स किए, और वो जो कार्टल किसान का फायदा अपनी जेब में पॉकेट करता था वो किसान के पास बराह रास्त गया। सो ये वजह बनी है। सबसे ज्यादा बेहतरी जहां पे नजर आई है वो तो है ही, और ये जो इस वक्त आपको नजर आ रही है ना, कंज्यूमर प्रोडक्ट की ग्रोथ नजर आ रही है, मोटरसाइकिल्स की ग्रोथ नजर आ रही है, पाकिस्तान की मईशत उठती हुई नजर आ रही है, इसकी एक बुनियादी वजह जो बनी है ये फार्म सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।